ओके, व्हाट इज एक्सपांड क्यों करते हैं? अगर हम चीज़ों को गर्म करते हैं, एक्सपांड क्यों करता है? तुमको ऐसा बोलना चाहिए कि सर देखो, जब हम एनर्जी देते हैं ना, तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो, ये लोग वाइब्रेट करना चालू करते हैं, और उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये कैसे पता कि एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज करता है? जो ग्राफ हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने ये देखा था कि एटम्स जितने पास आते हैं उसके रेस्पेक्ट में ये लोग रिलेटिवली ज़्यादा दूर जाते हैं। तो एवरेज जब हम निकालते हैं, उनका एवरेज स्पेसिंग टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? एक्सपांड करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी एक्सपांशन की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। करेक्ट? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द एक्सपांशन इन केस ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स कितने तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं? उनका लेंथ बढ़ सकता है, उनका एरिया बढ़ सकता है, उनका वॉल्यूम बढ़ सकता है। क्या हम यही चीज़ लिक्विड्स को लेकर बोल सकते हैं? क्या लिक्विड का लेंथ होता है, हाइट होता है? लिक्विड का सिर्फ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो लिक्विड एंड गैसेस के केस में हमेशा कैसा टाइप ऑफ एक्सपांशन होगा? वॉल्यूम एक्सपांशन होगा। बट व्हेन वी टॉक इन केस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के केस में लीनियर एक्सपांशन आएगा, एरियल एक्सपांशन या सुपरफिशियल एक्सपांशन। एरियल एंड सुपरफिशियल मीन द सेम थिंग, मतलब जहाँ पर एरिया इंक्रीज करता है। बात समझ में? और लास्ट में क्या आएगा? वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, तो अभी का जो डिस्कशन है वो सॉलिड्स को लेके ही करेंगे। ठीक है, ऐड करना चाहूँगा कि एक्सपांशन सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है और सबसे कम, द रीजन बिहाइंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट? बिकॉज सॉलिड्स में जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जो भाईचारा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक्सपांड ज़्यादा करता नहीं है। लेकिन गैसेस में पता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो ना के बराबर है, तो सबसे ज़्यादा गैसेस क्या करता है? एक्सपांड करते हैं। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जैसे कि मैंने कहा था, वी विल टॉक अबाउट एक्सपांशन इन केस ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले लीनियर एक्सपांशन। रॉड दिख रहा है, इसका कौन सा डायमेंशन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है? लेंथ। भाई डेंसिटी में भी तो यही कहानी था ना, 3 डेंसिटीज होते थे, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी। वहाँ पर जो कंसेप्ट बताया था, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। यहाँ पर मास जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग दी लेंथ। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपांशन के बारे में बात करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे? विल टॉक अबाउट लीनियर एक्सपांशन। पिक्चर दिख रहा है ना सबको? एक रॉड था, खुश था T टेम्परेचर पे, उसका लेंथ कितना था? L था। इज दैट क्लियर? फिर तुमने क्या किया? उसको गर्म कर दिया। अभी जो इसका टेम्परेचर है T नहीं है, T प्लस डेल्टी है। डेल्टी इज द इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीमेंट होने से क्या होगा? हम सबको पता है कि अगर गर्म करते हैं तो एक्सपांड करेगा, ठंडा होता है तो डिक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? मैं लंबा होने वाले केस को डील कर रहा हूँ कि हमने रॉड के टेम्परेचर को T से बढ़ा के T प्लस डेल्टी कर दिया, और हम सबको पता है कि लेंथ का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ पहले L था, अब इंक्रीज होके L प्लस डेल L बन गया। डेल L इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, राइट? ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट कि सर ये जो डेल L है ये किस पे डिपेंड करेगा? डेल L कितना लंबा होगा, वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दैट विल बी डिस्कस नाउ। कैन एनीवन टेल मी किस पे डिपेंड करेगा डेल L? द मोस्ट ऑब्वियस थिंग जिस पे डेल L का वैल्यू डिपेंड करेगा। हाँ, या दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग। सर आप जितना गर्म करोगे उतना लंबा होता जाएगा। सो डेल L का वैल्यू जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा वो उतना लंबा होता जाएगा। एग्जैक्टली, ये सबसे ऑब्वियस है, ध्यान देना। सो डेल L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर, है ना? करेक्ट, फाइन। अभी नेक्स्ट मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। सोचो तुम्हारे पास 1 मीटर का रॉड है। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। कितना लेंथ ऑफ रॉड है? उसको गर्म किया, उसमें 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आया। क्या? 1 मीटर का रॉड है जिसको तुमने गर्म किया और उसमें इंक्रीमेंट आया 1 सेंटीमीटर का। अभी अगर 2 मीटर का रॉड है और तुमने उतना ही गर्म किया, डेल्टी का वैल्यू सेम है। बात समझ में आ रहा है नहीं यार? भाई डेल्टी चेंज करोगे तब भी लेंथ चेंज होगा। तो डेल्टी को हमने दोनों केस में क्या रखा? सेम रखा। जब 1 मीटर का डंडा था उसमें 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आया फॉर डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर। अगर 2 मीटर का रॉड है उसको का भी टेम्परेचर अगर हमने डेल्टी अमाउंट से ही बदल दिया तो उसके लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आएगा? हाँ, बहुत लोग मुझे हमेशा यही जवाब देते हैं, बट मैं समझ नहीं पाता। क्या मैं 2 मीटर को रॉड को 1 मीटर इमेजिन नहीं कर सकता?
अगर 2 मीटर का रॉड है उसको क्या मैं 1 मीटर का रॉड के साथ कंपेयर नहीं कर सकता क्या? अगर 1 मीटर का रॉड होता और मैं तुमको पूछता कि दोनों में टोटल एक्सटेंशन कितना आएगा, तुम बोलते सर पहले वाले में 1 सेंटीमीटर, दूसरे वाले में 1 सेंटीमीटर, टोटल में कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ये क्यों नहीं चमकता तुम्हारे दिमाग? 2 मीटर का रॉड है तो क्या है मतलब? 2 मीटर का रॉड इट इज मेड अप ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ रॉड्स। पहले वाले 1 मीटर में कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, ऐसे लॉजिकली कैसे समझोगे? और दूसरे वाले 1 मीटर में कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर के रॉड में ऐसे होल कितना इंक्रीमेंट आएगा 2 सेंटीमीटर। तो एक क्लियर कट नहीं केस नहीं है क्या? जितना लंबा रॉड होगा उतना ज़्यादा एक्सटेंशन आएगा। 1 मीटर का रॉड था तो 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आ रहा था, 2 मीटर का रॉड है तो 2 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो कैन आई से दैट द चेंज इन लेंथ दैट इज del L is directly dependent on the actual length of the rod, initial length of the rod. Is that clear? तो हमने ये लिखा कि del L का जो वैल्यू है that is directly proportional to what? L, initial length of the rod. जनता को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Is that clear? बस यही चीज़ समझाना था। अभी अगर हमको पता है, बहुत पहले से पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा। सो del L का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? del L का वैल्यू है L, ये L आ गया, कांस्टेंट हो गया अल्फा और del T, L अल्फा del T। Where alpha is called as the coefficient of linear expansion। इसका यूनिट तो हम गेस कर ही पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट है लेंथ का, तो राइट हैंड साइड में भी यूनिट लेंथ का ही बचना चाहिए। तो अल्फा का यूनिट एंड del T का यूनिट शुड कैंसिल आउट ईच अदर। अल्फा का यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस, del T का वैल्यू भी पर डिग्री सॉरी del T का वैल्यू डिग्री सेल्सियस, अल्फा का वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस एंड दे विल कैंसिल आउट, राइट। तो अल्फा का यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, व्हाटएवर इट इज, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर होगा। Is that clear? Alpha is called as the coefficient of linear expansion। और अल्फा किस पे डिपेंड करता है? अल्फा किस मटेरियल से वो रॉड बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल जो है बहुत जल्दी जल्दी लंबा हो जाता है, कुछ मटेरियल जो है उतना ही हीट करो, उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करो तो उतना लंबा नहीं होता। उस चीज़ को कौन रिप्रेजेंट करता है? अल्फा रिप्रेजेंट करता है। जिसका अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होगा वो फटाक से लंबा हो जाएगा। फटाक से लंबा मतलब ज़्यादा लंबा हो, फॉर द सेम चेंजेस, फटाक से नहीं, दैट इज नॉट द थिंग, ठीक है ना। अगर 2 रॉड्स है, दोनों का एक्चुअल लेंथ, इनिशियल लेंथ क्या है? बोलो रे भाई, से LL है, लेकिन एक का अल्फा ज़्यादा है, एक का अल्फा कम है, तो तुमको क्या समझ में आएगा? अगर तुम दोनों रॉड्स का टेम्परेचर del T अमाउंट से इंक्रीज करोगे, जिसका अल्फा ज़्यादा है वो ज़्यादा लंबा होगा और जिसका अल्फा कम है वो कम लंबा होगा। इज दैट क्लियर? सो del L का वैल्यू हमने लिख दिया L अल्फा इंटू del T। नाउ अगर तुम मुझे पूछोगे कि सर what is the new length of the rod, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? what is the new length of the rod, मैं बोलूँगा L प्लस del L, और वो कितना हो जाएगा? L अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फा इंटू del T। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? कुछ सोच के देखो कि हम हमेशा टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या? रौनक तू लटकने वाला है यार, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जल्दी जल्दी। अच्छा, del T ऐसा तो नहीं है ना कि हम हमेशा टेम्परेचर राइज करें। टेम्परेचर हमेशा राइज करेंगे तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर अगर फॉल करेगा तो लेंथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर ऐसा है तब तुम del T का वैल्यू साइन के साथ पुट करोगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है del T का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। तो नया लेंथ जो होगा वो पुराने लेंथ से ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो ना? अगर टेम्परेचर घटा तो del L इंक्रीज नहीं करेगा, del L डिक्रीज करेगा, और del T का वैल्यू तब तुम नेगेटिव में पुट करोगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो नया जो लेंथ होगा वो इनिशियल लेंथ से क्या होगा? कम होगा। तो लोड लेने का नहीं, बढ़ेगा या घटेगा, सिर्फ तुमको del L का वैल्यू साइन के साथ पुट करना और ये काफ़ी है। क्या रौनक समझ में आ रहा है नहीं यार? समझ में आ रहा है ना? पक्का? इज दैट क्लियर? कोई डाउट अब तक? श्योर? झुमका पास यहाँ से हमने ऑलरेडी लीनियर एक्सपेंशन पढ़ लिया, फॉर्मूला याद है। नया लेंथ इज इक्वल टू पुराना लेंथ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू del T, ठीक है। अभी बारी है एरियल एक्सपेंशन का। भाई अगर किसी का एरिया इंक्रीज हो रहा है, सोचो ये रेक्टेंगल है, इसका अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज कर रहा होगा।
इसका लेंथ x है, इसका ब्रेथ y है। अगर ये एरिया इंक्रीज कर चुका है मतलब x का वैल्यू बढ़ के x डैश बन चुका होगा एंड y का वैल्यू बढ़ के y डैश बन चुका होगा। इज दैट क्लियर? सो कैन यू टेल मी व्हाट वाज द इनिशियल एरिया इन दिस केस? द इनिशियल एरिया इन दिस केस इज x into y and the नया एरिया a dash is what? x dash y dash. Can we relate x with x dash and y with y dash? Yes. x बन गया x dash, this is linear expansion, and y बन गया y dash, this is also linear expansion. So can I say x dash is equal to x1 plus alpha into delta? Do you agree with this? Now if I talk about y dash, ध्यान से देखना, that is y1 plus alpha into delta. Is that clear? Okay. अगर ऐसा है, can you tell me what is the new area? A dash is equal to x dash into y dash. Come on. Yes, sir. तो x dash की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x1 plus alpha del t, है ना? और y dash की जगह y bracket 1 plus alpha del t. Is that clear? तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, this is xy और यहाँ पर क्या आएगा? 1 plus alpha del t the whole square. कुछ दिख रहा है क्या? एक्स वाई दिख रहा है तुमको यहाँ पर? व्हाट वाज एक्स वाई? व्हाट वाज एक्स वाई? एक्स वाई वाज द इनिशियल एरिया, राइट? सो यहाँ पर जो नया एरिया ए डैश, दैट इज पुराना एरिया 1 प्लस अल्फा डेल टी द होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अगर ये चेंज इन टेम्परेचर को हम वेरी वेरी स्मॉल मानते हैं, क्या माना मैंने? डेल टी का वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटा है। कैन आई गो फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड वी कैन नेग्लेक्ट दी हायर पावर्स? पता है ये चीज़ है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? दैट इज ए 1 प्लस जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, सो 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी, दैट इज ए डैश। ए डैश इज इक्वल टू, ध्यान देना, 1 प्लस 2 अल्फा को मैं बीटा इंटू डेल टी लिख देता हूँ। क्या लिखा मैंने? ट्वाइस अल्फा को मैंने बीटा लिख दिया। बोलो भाई, अल्फा क्या होता था? अल्फा कोफिशिएंट होता था। यहाँ पर बीटा भी क्या है? कोफिशिएंट ही है, and it is called as what? Coefficient of superficial expansion, coefficient of aerial expansion. Is that clear? तो बीटा जो है coefficient of समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और बीटा को हम अल्फा के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2 अल्फा। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ aerial expansion is equal to 2 times the coefficient of linear expansion. Is that clear? पक्का? कोई डाउट? श्योर? अच्छा, यही टेक्निक हम आगे जाके वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी यूज करेंगे। नमन, किसमें यूज करेंगे? वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा, नया वॉल्यूम क्या होगा? x डैश y डैश z डैश, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 1 प्लस अल्फा डेल टी द होल स्क्वायर आया था, तब क्या आएगा? क्यूब आएगा। यही चीज फॉलो करेंगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, अल्फा की जगह 3 अल्फा आ जाएगा और 3 अल्फा को रिप्लेस करके हम गामा लिख देंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? वॉल्यूम एक्सपेंशन। और गामा और अल्फा का क्या कनेक्शन होगा? गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है ना? फटाफट करेंगे, फिलहाल इसको कॉपी करो। ठीक है, ये तो बताने का कुछ है नहीं, सिर्फ कर लेते फटाफट, है ना? पुराना जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? एक्स वाई जेड। इज दैट क्लियर? कम ऑन, सब लोग इधर देखो। नया वॉल्यूम कितना होगा? वी डैश, दैट इज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इज दैट क्लियर? सो वी डैश की जगह, एक्स डैश की जगह हम एक्स 1 प्लस अल्फा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है ना? एक्स के लिए एक्स 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, वाई डैश के लिए वाई 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, जेड डैश के लिए जेड 1 प्लस अल्फा इंटू जेड टी। मल्टीप्लाई करेंगे तो v डैश का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? इधर एक्स वाई जेड मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 प्लस अल्फा डेल टी होल क्यूब। अगर इसको हम बाइनोमियली एक्सपांड करें तो दिस इज इनिशियल वॉल्यूम v डैश, दैट इज 1 प्लस थ्राइस अल्फा डेल टी, और इसको बदल के हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस गामा इंटू डेल टी लिख देंगे, जहाँ पर गामा का वैल्यू क्या होगा? थ्राइस अल्फा होगा, याद रखना। और गामा को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, है ना? बस यही है, इस चीज को याद रखना है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा? 1:2 is to what? 3.
ठीक है, ऐसे बता के रख रहा हूँ, कभी कभी यूज में आएगा, ठीक है। और कभी कभी इस कंसेप्ट को ना हम ऐसे डिस्क के केस में भी यूज करते हैं। डिस्क दिख रहा है जिसका रेडियस आर है, लेट्स इसका रेडियस आर है एट ए टेम्परेचर टी, और अगर मैं इस डिस्क को गर्म कर दूं तो डिस्क एज ए होल क्या हो जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा, और इसका लीनियर डायमेंशन भी चेंज होगा। रेडियस जो है दैट इज अलोंग द लेंथ, तो ये उसका लीनियर डायमेंशन हुआ। इज दैट क्लियर? आर का वैल्यू बढ़ के क्या बन जाएगा, आर डैश बन जाएगा, एंड ये जो वैल्यू है दिस इज एट ए टेम्परेचर ऑफ व्हाट, टी प्लस डेल टी। तो रेडियस आर डैश और आर के बीच का जो रिलेशन होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू व्हाट, आर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, बिकॉज आर क्या है, इट इज ए लेंथ। लेंथ के लिए हम कौन सा डायमेंशन, कौन सा कोफिशिएंट यूज करेंगे, दैट इज अल्फा यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके, इनका ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज फॉर्म्ड विद अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L1, अल्फा 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख कर रखा है। एज द बेस, मतलब बेस लेंथ हमने क्या मान लिया, L1, और इस रॉड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना, अल्फा, ठीक है। एंड द टू थिन रॉड्स ईच ऑफ लेंथ L2, मतलब और बाकी जो दो रॉड्स है जो कि इक्वल है, जिनका लेंथ वो L2 है, ठीक है। अभी बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन द एपेक्स एंड द मिड पॉइंट, एपेक्स और ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ द बेस रिमेन्स अनचेंज्ड एज टेम्परेचर वेरीज। किसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, टेम्परेचर बदलता है, लेकिन एक्स वाई का लेंथ टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो तुमको ये प्रूव करने दिया कि L1 by L2 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ अल्फा 2 by अल्फा 1, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? सबसे पहले देखो कि एक्स वाई का वैल्यू क्या है। एक्स वाई इन दिस केस इज इक्वल टू, ये लेंथ L2 है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, L1 by 2। तो एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 4। डू एग्री विद दिस? देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या लगता है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ऐसा लगेगा कि सर देखो एक्स वाई का वैल्यू L2 पे भी डिपेंडेंट है, L1 पे भी डिपेंडेंट है। सर हमको ये पता है कि L2 का वैल्यू टेम्परेचर बदलेगा तो बदलेगा, वो लंबा हो जाएगा L2। अगर मैं टेम्परेचर को राइज कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो L2 का लेंथ क्या होगा, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा या नहीं। L1 का वैल्यू भी टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। L2 का वैल्यू भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा, L1 का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन XY का वैल्यू के ऊपर टेम्परेचर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन कि XY जिस पे डिपेंड करता है, XY किस पे डिपेंड करता है, L2 पे डिपेंड करता है, L1 पे डिपेंड करता है, वो लोग टेम्परेचर के साथ बदल जाते हैं, लेकिन XY का वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। ये बोला गया है क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अगर चेंज नहीं होगा, इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, डी कैपिटल टी ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। बोलो ये समझ में आता है नहीं आता? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई इज दिस लेंथ बिटवीन द एपेक्स एंड द मिड पॉइंट। ये जो लेंथ है वो कैपिटल टी क्या है, यहाँ पर टाइम नहीं है, ये क्या है, टेम्परेचर। कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एक्स वाई बदलता नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब क्या है। तो इसको पॉज करना, ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ। देखो अगर हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, इस चीज़ को ना हमेशा ना मैथमेटिकली इमेजिन करोगे तो फील नहीं आएगा। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सबको तो इंग्लिश आता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार लैंग्वेज पे ध्यान दो ना, y कितना जल्दी बदलता है x के बदलने के कारण। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x इज द थिंग विच इज चेंजिंग। तो y भी x पे डिपेंडेंट है, तो x चेंज होगा तो y कितना जल्दी चेंज होगा, यही तो है ना इसका मतलब। यहाँ पर सीन क्या है कि एक्स वाई जो है वो कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। इवन तो टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन एक्स वाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सिद्धार्थ यहाँ पर इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 0 होगा। क्या L2 बदलता है, यस, दैट मीन्स dL2 बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, और तुम मुझे ये बताओगे कि dL1 बाई डी कैपिटल टी को हम क्या लिख सकते हैं। बात को समझो, मैं तुमको ये बता के रखना चाहूंगा कि डेल L1 का वैल्यू कितना है, L1 अल्फा इंटू डेल टी। डू एग्री विद दिस? इसका डिफरेंशियल फॉर्म, इसका छोटा y दिखने में कैसा होगा, डेल L1 की जगह dL1। अल्फा तो कांस्टेंट है, L1 तो एक्चुअल लेंथ है, और डेल टी का छोटा y क्या है, dt। बोलो ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉज कर दो। देखो
इसका del L1 का छोटा भाई dl1 डिफरेंशियल फॉर्म, और L1 कौन मतलब लेंथ है अल्फा है, डेल टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt। अभी कुछ दिख रहा है तुमको कि हम ये वाला फॉर्म ला सकते हैं dl बाई dt के फॉर्म में? हाँ ला सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज dl1 बाई d कैपिटल T इज इक्वल टू व्हाट L1 इंटू अल्फा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तुमको याद रखना है, बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो dl2 बाई dt क्या होगा, रिजल्ट क्या होता है L1 इंटू अल्फा, dl2 बाई dt क्या होगा L2 इंटू अल्फा 2, सॉरी यहाँ पर अल्फा 1 लिखना चाहिए था, है ना। सिमिलरली dl1 बाई dt क्या होगा L1 इंटू अल्फा 1। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ये डिफरेंशियल फॉर्म हम यूज करेंगे, तो याद रखना है। आज मैंने एक्चुअली अच्छे से समझा दिया कहाँ से आता है, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट लिखूंगा। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके फाइन। एक्सप्रेशन दिख रहा है? कैन आई डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर? करेक्ट। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँ dt ऑफ कैपिटल T, ये कितना हो जाएगा xy, एंड आई होप सो तुमको डिफरेंशिएशन आता है। इसको हम क्या लिखेंगे L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 4 टू द पावर हाफ। ऐसे लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है ना। किस फॉर्म में आता है? बॉक्स टू द पावर n। मैंने ये पढ़ा ही नहीं ना तुम लोग को ये वाला टॉपिक। दिस इज चेन रूल यूज करते तुम लोग, चेन रूल। इज दैट क्लियर? अच्छा ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो दिस इज डी ऑफ बक्सा टू द पावर n। मैं ऐसे बोलता हूँ बक्सा बिकॉज दिस इज नॉट x। तो दिस पोर्शन इज गिविंग यू ट्रबल बिकॉज ये फॉर्मूला के साथ मैच नहीं हो रहा। तो हम इसको बक्से के अंदर डाल के, बक्सा टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है n बक्सा टू द पावर n माइनस 1, राइट। सो n बक्सा टू द पावर n माइनस 1, और बक्से के अंदर जो है उसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो और एक बार अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ डी कैपिटल T ऑफ L2 स्क्वायर, भूलो मत L2 कांस्टेंट नहीं है, L2 टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या होता है बदलता है। L2 स्क्वायर क्या होगा ट्वाइस L2, और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dl2 बाई dt। इज दैट क्लियर? पक्का। dt ऑफ y स्क्वायर क्या करोगे 2y dy बाई dt, वैसा ही है। फिर हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे माइनस लिखो, और किसको डिफरेंशिएट करेंगे L1 स्क्वायर बाई 4 को 1 बाई 4 खुशी खुशी निकल के आ जाएगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन कांस्टेंट्स के साथ कुछ नहीं करता। L1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 2L1, और L1 को और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई व्हाट dt। कुछ दिख रहा है तुमको? अब ये वाला क्वांटिटी जो है इसको तुम नीचे लेके आ जाओ, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, सिर्फ ये वाला जिंदा रहेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा थोड़ा सा अच्छा बना देते दिखने में। दिस इज 2 2। ध्यान से रखना, इसको हमने इधर ही रखा, इस वाले टर्म को उठा के इस तरफ लेके आ गए, इक्वल टू साइन के इस तरफ, तो माइनस बन जाएगा प्लस। अच्छा मैं पहले यही लिख देता हूँ, दैट इज ट्वाइस L2 dl2 बाई व्हाट dt, और ये कितना हो जाएगा L1, बोलो ना, ये एक 2 बचेगा, दिस इज व्हाट dt। अच्छा एक्सप्रेशन है, बिकॉज हमको पता है कि इस डिफरेंशियल फॉर्म का रिजल्ट क्या आएगा, है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज ट्वाइस L2, दिख रहा है सबको। dl2 बाई dt क्या सिखाया था, नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट लिखना है L2 इंटू अल्फा 2, लेंथ इंटू अल्फा। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं L1 बाई 2, एंड dl1 बाई dt क्या लिखेंगे L1 इंटू अल्फा 1। आई होप से तुमको दिख रहा है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। दिस इज L2 स्क्वायर अल्फा 2, दिस इज L1 स्क्वायर अल्फा 1 बाई 2। एक बार देखते हैं हमको निकालने क्या दिया है, क्या प्रूव करने दिया है। L1 बाई L2 का रेशियो चाहिए, बढ़िया है। L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर, दैट इज इन दिस केस इज इक्वल टू अल्फा 1 बाई 4 अल्फा 2, सॉरी इधर होगा राइट, एंड दिस इज L1 बाई L2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, हेंस प्रूफ। अच्छा था ना ये क्वेश्चन? ठीक है फाइन, चलो ओके फाइन। चलो यहाँ सुनो, बाई का मतलब क्या होता है 2, बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब क्या है 2 मेटल के स्ट्रिप्स, ठीक है। ध्यान देना, या 2 रॉड्स इमेजिन करो या 2 स्ट्रिप इमेजिन करो, ठीक है ना। हमने क्या किया है, दोनों स्ट्रिप्स को वेल्ड करके एक साथ ऐसे चिपका दिया। येलो कलर का एक स्ट्रिप है, वाइट कलर का दूसरा स्ट्रिप है, और बीच में क्या है वेल्डिंग फिक्स्ड।
नीचे भी मैंने फिक्स करके रख दिया। इज दैट क्लियर? और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि येलो वाले रॉड का अल्फा वाइट वाले रॉड के अल्फा से क्या है, ज़्यादा है, राइट? ध्यान से सुनो, अल्फा हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ध्यान से देखो, दोनों रॉड का लेंथ क्या है, इनिशियल लेंथ सेम, राइट? और दोनों को मैंने फिक्स करके रखा है। दोनों का अल्फा अलग है, येलो वाले का अल्फा ज़्यादा है एंड वाइट वाले का अल्फा क्या है, कम है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि ऐसे केस में अगर मैं सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ, इफ़ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस बाई मेटालिक स्ट्रिप, what will happen to the shape of this two rod structure या two strip structure? इसका शेप क्या होगा? नहीं, मैंने फाइनल शेप कैसा वो पूछा है, कौन ज़्यादा लंबा होगा कौन कम होगा, वो आई गेट दैट, राइट? बट मैं कह रहा हूँ कि what will happen to the shape of the metallic strip? अभी जो तुमको बायो मेटालिक स्ट्रिप दिख रहा है ये चुपचाप वर्टिकल खड़ा हुआ है। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो इसके शेप में क्या फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सब बताना है। कर्व होगा वो तो तुम नोट देख के बता सकते हो, बट रीज़न क्या है कर्व होने का? एग्जैक्टली, बिकॉज देखो, और एक पेन है ऐसा, इसका कैप है, मैं दिख रहा हूँ क्या? ये दोनों पेन्स देखने में एक ही जैसा है, ठीक है। ये दो बाई मेटालिक स्ट्रिप है, राइट? अबे अगर इनके बीच कोई वेल्डिंग कांटेक्ट नहीं होता तो इसको लंबा होना होता, ये खुशी खुशी लंबा हो जाता, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? लेकिन एक्चुअली अभी होगा क्या, देखो लंबा तो दोनों होंगे, लेकिन पॉइंट क्या है कि एक ज़्यादा लंबा होगा, एक कम लंबा होगा। इज दैट क्लियर? तो ये येलो वाला है और ये वाइट वाला है। येलो वाला का अल्फ़ा ज़्यादा है, मैंने पहले भी बताया था, अल्फ़ा तुमको ये बताएगा कि किसका लंबा होने का टेंडेंसी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा लंबा होगा बेसिकली। तो अभी एक्चुअली क्या है कि येलो वाला ज़्यादा लंबा होना चाहता है और रिलेटिवली वाइट वाला उतना लंबा होना नहीं चाहता। तो येलो वाला लंबा होके जाना राइज करना चाहता है, लेकिन वाइट वाला उसको थोड़ा क्या करेगा, पीछे की तरफ ड्रैग करेगा, बिकॉज वेल्ट लगा के रखे। सो व्हाट विल हैपन, वो लंबा तो होने का कोशिश तो जारी रहेगा, लेकिन सीधा ग्रो नहीं कर पाए, क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा ऐसे, इट विल टेक ए कर्व, राइट? और उसका जो शेप है, द शेप विल लुक समथिंग लाइक दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ हो, सर आपको कैसे पता चला कि ये चीज़ इधर बेंड होगा उधर बेंड नहीं होगा? हाउ डू यू नो? नाउ टू कंपेयर, राइट? अब ध्यान से इस कर्व को अगर तुम देखोगे तो इस वाले पेरिफेरियल लेंथ का लेंथ ज़्यादा है और इस वाइट वाले का जो लेंथ वो क्या है, छोटा है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि येलो वाला का लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे पता सर? आपने तो कहा था कि अल्फ़ा 1 का वैल्यू क्या है, ज़्यादा, अल्फ़ा 2 का वैल्यू क्या है, कम है। सो बेंड तो राइट की तरफ ही होगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो ये वाला लेंथ जो है वो ज़्यादा है और वाइट वाले का लेंथ क्या है, कम। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सब करके फ़ायदा क्या, व्हाट इज द यूज़ ऑफ दिस, व्हाई वी टॉकिंग अबाउट ए बाई मेटालिक स्ट्रिप। दो स्ट्रिप्स लिया, दोनों को चिपकाया, दोनों का अल्फ़ा अलग अलग रखा, गर्म किया तो बेंड हो जाता है, इससे क्या फ़ायदा? देखो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं। मैं बहुत सरफेस लेवल पे बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि अगर उस इक्विपमेंट का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा ना, वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो तुम कभी नहीं चाहोगे कि वो इक्विपमेंट जो हो वो एक पर्टिकुलर उसका जो टेम्परेचर है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस करे। तुम चाहोगे कि अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुँच जाए तो इक्विपमेंट शुड स्टॉप वर्किंग, ऑफ हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? तो हम बायोमेटालिक स्ट्रिप को यूज़ करके क्या करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को मैकेनिकल कांटेक्ट में या मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत भारी लाइन है, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा। सोचो ऐसे जैसे जस्ट ए डिवाइस टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। यहाँ पर पाइवट है, यहाँ पर फिक्स्ड है और ये वाला एंड जो है जस्ट इस प्लेट के साथ कॉन्टैक्ट में है। जब तक ये वाला एंड प्लेट के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा तब तक मशीन काम करेगा। बात समझ में आया? मशीन का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। सो इस बायोमेटालिक स्ट्रिप का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और ये क्या करेगा, खुलना चालू करेगा।
व्हेन इट स्टार्ट्स ओपनिंग अप ये ऐसा कुछ शेप ले लेगा, इज दैट क्लियर? और ये वाला चीज जो पहले इसके साथ कांटेक्ट में था वो छूट जाएगा। नहीं आया समझ में? ऐसा कर्व्ड है ना, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, लंबा होना चाहेगा, इट विल स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट होने से ऐसे फैल जाएगा। भाई इसका पेरिफेरल लेंथ, इसका पेरिफेरल लेंथ ज़्यादा है, इसका पेरिफेरल लेंथ क्या है, कम है, इट इज एक्सपांडेड। एंड इफ इट एक्सपांड्स तो क्या होगा, ये इधर नहीं ऐसे खुल जाएगा, ये वाला रॉड जो बाहर की तरफ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाट विल हैपन, ये जो है इसके साथ और कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा और इसको स्विच ऑफ पोजिशन में इमेजिन कर सकते हो। मतलब अगर कॉन्टैक्ट छूट जाएगा तो ये क्या होगा, मशीन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट में है तो मशीन काम कर रहा है, ये हट गया तो मशीन काम नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बायो मेटालिक स्ट्रिप यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, चेंज इन टेम्परेचर को मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया या नहीं किया, वो चीज़ जो है मैकेनिकली डिस्प्लेस हुआ या नहीं हुआ, पहले कॉन्टैक्ट में था फिर आउट ऑफ कॉन्टैक्ट चला गया। इज दैट क्लियर? तो हम इसको कैसे कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। अभी इस लाइन का मतलब समझ में आया? पक्का। दिस इज द यूज ऑफ व्हाट, बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप से तुमने क्या सीखा, बायोमेटालिक स्ट्रिप का मतलब है बाय मतलब दो मेटालिक स्ट्रिप दोनों तुमने वेल्ड करके रख दिया, एक का अल्फा ज़्यादा एक का अल्फा कम, इसको गर्म करोगे तो ये बेंड हो जाएगा। और बेंड कैसे होगा, हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा लंबा होता है वो आउटर पेरीफेरी में रहेगा और जो कम लंबा होता है वो इनर पेरीफेरी में रहेगा। इसको हम बायोमेटालिक स्ट्रिप बोलते हैं। बायोमेटालिक स्ट्रिप का यूज़ क्या है सर, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट चेंज इन टेम्परेचर इनटू मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। ये जैसे कि एक स्विच के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, गर्म हो जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, मशीन काम करना बंद कर देगा। इज दैट क्लियर? दिस इज बायोमेटालिक स्ट्रिप।